मान लो आप जाते हो डीमार्ट के स्टोर पर और वहां पर बिल्कुल आप जब देखते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो शुगर जब आप लास्ट टाइम विजिट किए थे तब 45 रुपए की मिल रही थी, वो अब इस समय 30 से 35 रुपए के आसपास मिल रही है। वही जो काजू बादाम आपने उस समय देखे थे तो 500 रुपए के आसपास मिल रहे थे, वो अब 350 से 400 के आसपास मिल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या आप इस सिचुएशन में बोलोगे कि यार नहीं नहीं, ये तो इस सिचुएशन में मुझे नहीं खरीदना चाहिए, मैं वेट करता हूँ कि कब इसकी प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो और तब खरीदूँ? या फिर आप ये करोगे कि चलो पहले हमारी क्वांटिटी थी कि मान लो मुझे 5 किलो शक्कर लेनी थी, तो इस बार हम सोचेंगे कि 7 से 10 किलो के आसपास ले लेते हैं, ताकि क्या पता आगे रेट बढ़ जाए और ये बेनिफिट मुझे बाद में नहीं मिले। तो आप कौन सी अप्रोच फॉलो करोगे ये मुझे कमेंट करो। देखो, बट मेजोरिटी लोगों की बात करें तो वो सेकेंड अप्रोच के साथ में जाएंगे कि इस समय ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो, ताकि बाद में हमें अगर भाव बढ़ भी जाता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, ताकि अल्टीमेटली हमको बेनिफिट हो जाए। सेम यही की यही सिचुएशन अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रही है, जहां पर जो कंपनियां एक समय पे मतलब कि अच्छे खासे वैल्यूएशन पे एक्सपेंसिव मिल रही थी, वही कंपनियां अब एक बहुत ही अच्छी डिसेंट वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव प्राइस पर मिल रही है। बट इस समय पता है, लोग उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की बजाय उन कंपनियों में से बिल्कुल दूर भाग रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से तो दूर भागो, ये तो एक सट्टा है, यहाँ से तो दूर ही आओ, वही ज़्यादा अच्छा है। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोनती, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस में रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस बियर या फिर जब मार्केट में करेक्शन आता है उस समय आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो यार, मैंने एग्जाम्पल में दो चीज़ों के रेट के बारे में बात करी थी, एक था शुगर। अब देखो, शुगर अगर मेनली देखा जाए तो वो हानिकारक है, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो एक बेड इन्वेस्टमेंट है। और मान लो बादाम या फिर काजू जो रहते हैं वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर उनको हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो वो उनको हम एक गुड इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। तो सेम इस समय जो सिचुएशन चल रही है ना, उस समय अच्छी कंपनियां और बुरी कंपनियां दोनों की प्राइसेस अच्छी खासी क्रेश हो गई है। तो हमें जो मेनली पहली जो चीज फोकस करनी है ना, वो क्वालिटी वाले स्टॉक्स पर फोकस करनी है। अब देखो यार, क्योंकि अगर आपने इस क्रैश के समय गंदे स्टॉक्स खरीद लिए जो कि बुल रन में अच्छे खासे भाग गए थे, तो भले से आप उनको 10 साल रखे रहो या फिर 15 साल रखे रहो, वो यहीं के यहीं रह जाएंगे। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल की बात बताऊं, जब 2001 का बबल आया था ना, उसके पहले इन्फोसिस की प्राइस अच्छी खासी बढ़ गई थी। अब देखो, इन्फोसिस बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली स्टॉक था, बट जब वो मार्केट क्रैश हुआ ना तो इन्फोसिस उतना क्रैश नहीं हुआ था। तो लिटरली इन्फोसिस ने 2000 से लेके 2005-6 तक बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया था। मतलब अगर आप उससे अच्छा पैसा आपके एफडी में रख देते ना, तो वो ज्यादा रिटर्न देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इन्फोसिस। तो इस समय हमें वैल्यूएशन, क्वालिटी, इन दोनों चीजों पर मेन फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी स्टॉक की क्वालिटी को फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हमको उसके फाइनेंशियल रेशोज चेक करने पड़ेंगे। देखो, मैं आपको मेनली 3 या फिर 4 फाइनेंशियल रेशोज बताता हूँ, उसके बाद में आपको डिग डीपर मतलब कि रिसर्च बढ़ानी है। एक सबसे अच्छा रेशो होता है सीएफओ बाय इबिटदा। सीएफओ यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर उसको हम इबिटदा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डिवाइड कर देते हैं, और अगर उसकी वैल्यू जितनी 1 के पास में आती है, मतलब कि कंपनी उतनी ही अच्छी है जो अपना केस है उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर रही है। तो अगर ये रेशो किसी कंपनी का मान लो नेगेटिव है या फिर 1.1, 0.2, 0.3 है, तो मतलब कि अल्टीमेटली जो वो अपना केस एक्चुअली है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अब इसके अलावा एक सेकेंड रेशो है कि हमको जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन, उस पर फोकस करना चाहिए कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन कमाए। क्योंकि देखो, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग ग्रोस मार्जिन ज्यादा रहेगा तो वो, अगर मान लो मार्केट क्रेश हो जाता है या फिर मान लो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर भी वो मेंटेन कर सकती है कि चलो अपने प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, अपन थोड़ी प्राइस गिरा देते हैं। अब मान लो, देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी एप्पल मिलता है, मतलब कि जो लॉन्च हुआ 16, वो कुछ 6999, मतलब कि कुछ 70,000 का मिलता है। अब मान लो लगता है एप्पल को कि यार मेरा तो प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो मान लो अगर वो 70,000 से उसको गिराकर अगर 60,000 में भी कर देगा, तो भी, मतलब मैंने जब एक रिसर्च पढ़ी थी तो उसमें पता चला था कि कुछ 30 से 35 हज़ार रुपये लगते हैं उसको बनाने में। तो उस समय भी उसको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाएगा। वहीं मान लो अगर एक एमआई का फोन है जो ऑलरेडी बनता ही 14,000 में और उससे बेचा 15,000 में जाता है, तो अगर मान लो वो अपनी प्राइस गिरा देगा, तो आपको पता है कि उसके मार्जिन लेस हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो जिन कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ज्यादा है ना, उसको उनको इस समय फोकस करो। इसके अलावा कंपनी का जो आरओई और आरओसी रेशो है ना, उस पर फोकस करो कि जिन कंपनी को भी आरओई और आरओसी रेशो 20 से ऊपर है ना, उनको तो आप स्पेसिफिकली ध्यान देकर देखो कि क्या इनमें कहीं ना कहीं एंट्री के चांस बन रहे हैं क्या, मतलब कि इनकी वैल्यूएशन भी जस्टिफाइबल है या फिर नहीं। इसके अलावा एक
लास्ट रेशो जो कि मतलब बहुत कॉमन है, और वो है डेट टू इक्विटी रेशो। अब देखो, मान लो ये जो करेक्शन है, ये मान लो बिल्कुल रिसेशन में बदल जाता है। मतलब मान लो कि कंपनियों को कोई भी लोन नहीं देना पसंद करेगा, कंपनियों के मतलब कि बिल्कुल घटिया से घटिया हालत हो गई कि उनकी सेल्स गिर गई। तो उस समय भी अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट ही नहीं है, मतलब उधार नहीं है, तो उन्हें किसी बाहर वाले लोगों को पैसे नहीं देने। अगर वो कंपनी इनकम नहीं भी कमा रही ज़्यादा, तो अल्टीमेटली क्या है, उनके एक्सपेंस ही तो कवर करने हैं। अगर उनकी इनकम उनकी एक्सपेंस को कवर कर रही है, तो भी वो कंपनी अच्छी खासी बहुत लंबे समय तक चल जाएगी, अगर उनके पास कैश है तो। और अगर मान लो उनको डेट चुकानी है, तो क्या है, भले से कंपनी पैसे कमाए या फिर नहीं कमाए, पर उनको उधारी तो देनी है। तो इस हिसाब से अगर जिन कंपनियों के ऊपर डेट कम है ना, उन पर फोकस ज़्यादा करो। इसके अलावा अगर किसी कंपनी के ऊपर डेट है, तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ना, वो देखो, जिस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको क्वालिटेटिव स्टॉक ढूंढने हैं, तो फोकस करो कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है और कंपनी की जो कैश फ्लो है, वो सारे के सारे कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं। लाइक मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले 15 करोड़ की सेल करी थी, फिर 20 करोड़ की सेल करी, फिर 10 करोड़ की सेल करी, फिर 5 करोड़ की सेल करी, ऐसा नहीं। बिल्कुल कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए। लाइक पहले 15 करोड़ की सेल थी, अब 25 करोड़ की हो गई, फिर 35 करोड़ की, और ऐसे करके मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने चाहिए। अब देखो यार, सेकेंड चीज जो कि हमें फोकस करनी है, वो है वैल्यूएशन। देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का कि वो गिरी थी, बट इतनी नहीं गिरी थी कि उसकी वैल्यूएशन सही रेट पे आ जाए जिससे कि वो आपको रिटर्न दे। तो इसी प्रकार बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि बहुत ज्यादा अच्छे खासे हाई लेवल के पीई पर थे। अब वो क्या है कि थोड़े से क्रैश हो गए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या मैं इसमें एंट्री ले लूं, क्योंकि अब तो इसमें अच्छी खासी वो आ गई है कि क्रैश हो गया है या फिर करेक्शन आ गया है। तो देखो यार, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप एक डीसीएफ मेथड का यूज कर सकते हो, जिसमें कि क्या है कि जितने भी कंपनी के फ्यूचर केस फ्लो है, वो आपको लगता है कि इस रेट से अगर कंपनी ग्रो करेगी, और उनको अगर रिस्क फ्री रेट से हम डिस्काउंट कर देंगे, तो उससे एक वैल्यूएशन निकल कर आएगी। तो क्या कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में आई है या फिर नहीं। लाइक देखो, मैंने एक ट्रेवल वाली कंपनी का एनालिसिस किया था, और अब वो बिल्कुल अपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके पास में आ गई है। तो इस समय मैं उसमें मेरी होल्डिंग बढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भी अगर किसी कंपनी में आपने पहले एनालिसिस करके रखा था और वो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में नहीं आ रही थी, तो अब कोशिश करो कि क्या अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर नहीं। इसके अलावा डीसीएफ मेथड के अलावा एक आप पीजी रेशो का यूज कर सकते हो, जो कि पीटर लिंच का फेवरेट है। पीजी में होता है पी रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट। जिस भी कंपनी का पीजी रेशो 1 से कम है, उस कंपनी में आप आपकी होल्डिंग बढ़ा सकते हो, क्योंकि क्या है कि कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज है इन कंपेरिजन ऑफ पी। तो उससे अगर मान लो किसी कंपनी का पी दिखा रहा है 70, और मान लो उसके प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही 100 से, तो उसका पीजी रेशो हो जाएगा 0.7। तो इसमें अभी भी कहीं ना कहीं ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी है वो बची है, और आप उसमें इन्वेस्ट करके आपके पैसे ग्रो करवा सकते हो। बट देखो, ये एक दो रेशो से ही आपको फोकस नहीं करना है, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फ्यूचर आउटलुक, कंपनी का सेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ों पर फोकस करना है। इसके अलावा आप जो कंपनी के पीयर्स है, लाइक रिलायंस के पीयर है इंडियन ऑयल वगैरह, या फिर जियो का पीयर है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तो इनसे भी कंपेयर करो कि क्या इनके कंपैरिजन में भी हमारी कंपनी उतनी ही वैल्यूएबल लग रही है जितनी होनी चाहिए। और अगर आप बैंकिंग या फिर जो हाई कैपिटल वाले बिजनेस है उन पर फोकस कर रहे हो, तो कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू देखो। अगर वो कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 के आसपास आती है, तो कंपनी कहीं ना कहीं मतलब एक रीजनेबल रेट में मिल रही है। अब देखो यार, मान लो आपके अंदर कुछ ज्यादा ही डर बैठ गया है कि यार स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा करेक्ट हो सकता है, तो आप जो आपके पोर्टफोलियो को है ना, उसको अलोकेट ज्यादा जो सेक्टर से, डिफेंसिव सेक्टर से, उनके अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को अलोकेट कर सकते हो। तो हमारी थर्ड टिप यही है कि अपने जो पोर्टफोलियो है ना, उनके सेक्टर को प्रॉपर अलोकेट कर दो। लाइक मान लो आप पहले बहुत ही ज़्यादा ऑटो में थे, तो क्या है कि ऑटो एक साइक्लिकल सेक्टर है, तो इस समय क्या है कि अगर दूसरे सेक्टर गिरेंगे तो ऑटो उससे ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा साइक्लिक सेक्टर है। तो इससे अच्छा अगर आप एफएमसीजी या फिर जो हॉस्पिटल वाले बिजनेस है उनमें आपके पैसे लगाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे कम गिरेंगे। और हॉस्पिटल और एफएमसीजी ऐसा है कि भले से रिसेशन आ जाए, बट फिर भी आप, अगर आपको बीमारी हुई तो आप डॉक्टर में जाओगे, और जो घर में कंजम्पशन है वो तो होता ही रहेगा। तो इस प्रकार अगर आप सेक्टर अलोकेशन कर देते हो, या फिर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक जब रिसेशन रहेगा फिर भी बहुत सारे डिबेंचर है, या फिर गवर्नमेंट की भी बहुत सारी डेट वाली स्कीम्स है, उनमें इन्वेस्ट करके आप एक रेगुलर इनकम फिर भी अर्न कर सकते हो, चाहे स्टॉक मार्केट करेक्ट हो चाहे कुछ भी हो। सो हमें यहाँ पर जो सेक्टर है ना, उसको भी रोटेट करना है, और हमारे पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जाना है। लाइक इसके अलावा एक गोल्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब भी देखा गया है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, तब कहीं ना कहीं गोल्ड ने अच्छे खासे रिटर्न दिए, और इस समय भी अगर आप देखोगे ना, तो गोल्ड के रिटर्न कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। अब इसके बाद में चौथी टिप है कि आप आपके पास में कैश के रिजर्व रखो। देखो, वॉरेन बफेट की जो कंपनी बर्कशायर हैथवे, उसके पास कहीं ना कहीं 100 से 150 मिलियन
100 से 150 बिलियन डॉलर का कैश रिजर्व है। तो देखो जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, वॉरेन बफेट बहुत साल से कैश रिजर्व रख रहे थे, क्योंकि उनको पता था कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। और अब देखो जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई तो वो मतलब कि उनका एक कोट है कि जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो ना, तब आप बिल्कुल एक मग लेके बाहर मत निकलो, बल्कि पूरी की पूरी बाल्टी निकल लेके बाहर निकलो। आई डोंट नो कि मतलब कुछ ऐसा ही बोला था, मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पर। तो उसी प्रकार जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो भले से कम बैठ लो पर एक शानदार बैठ लो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई कंपनी थी जो पहले 100 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, और अब वो कंपनी गिरते गिरते मान लो 50 रुपए पर आ गई। अब आपको लगता है कि यार कंपनी में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ऐसा नहीं कि आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा सा अमाउंट उसमें अलोकेट करो, उसकी बजाय उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट अलोकेट कर दो। मतलब लाइक आपके पोर्टफोलियो के 10%, 12%, 15% के आसपास अलोकेट कर दो। इससे क्या होगा कि जैसे ही कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा भागेगी, मान लो 50 से शेयर 500 पे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे उसमें ज़्यादा ग्रो होंगे और आपको रिटर्न ज़्यादा देंगे। और इसी को बोला जाता है कि प्रॉपर कैपिटल अलोकेट कैसे करो। अब इससे आप बोल सकते हो कि यार तूने पहले बोला था कि डाइवर्सिफाई करो, अब डाइवर्सिफाई से तू बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेट करो। तो देखा, अगर आप वॉरेन बफेट का भी पोर्टफोलियो देखोगे ना, तो उसमें अधिकतर फाइनेंशियल सेक्टर ही है। तो जिस भी सेक्टर में आपको अच्छा खासा नॉलेज है ना, उसमें आप एकदम से ज्यादा पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि उस सेक्टर की साइकिल कब कहाँ पे चल रही है। अब देखो यार, एक और लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी एस चल रही है, तो क्या उनको रोक दे क्या? तो देखो यार, ये तो ऐसा हो गया ना कि पहले जो एस में मान लो कि किसी कंपनी के शेयर को 100 रुपए में खरीदा जा रहा था, अब वो कंपनी का शेयर करेक्ट होकर 80 रुपए में हो गया, या फिर मान लो 50 रुपए में हो गया, तो अब वहीं आपके 100 रुपए में उस कंपनी के 2 शेयर आ सकते हैं। तो इस समय तो आपको, जो अगर मान लो आपकी एस 5,000 रुपए की थी, तो उसको 10,000, 12,000, 15,000 करने की कोशिश करो, ताकि क्या है कि जैसे ये मार्केट करेक्ट के बाद में मार्केट अपने वापस एक वाजिब रेट पर आ जाएगा, उस समय आपको अल्टीमेटली उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और देखो, अगर आपको सेंसेक्स, निफ्टी 50 इनको बीट करना है ना, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर मान लो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो सीधी सी बात है, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, उस समय क्या करो कि जब भी जो भी सेक्टर आपको लगता है कि ये भरोसेमंद है, या फिर आपके म्यूचुअल फंड पे भरोसा है, तो उस समय अपने म्यूचुअल फंड में पैसे ज़्यादा अलोकेट कर दो। तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखो यार, आपको इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, उस पर फोकस करनी है, ना कि ऐसा कि यार कल जाके पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमने सेंसेक्स को 100 रुपए से लेके 80-85 हजार तक जाते हुए देखा है, और वही सेंसेक्स अब करेक्ट होकर 75 हजार पे आया है। तो कहीं ऐसा नहीं कि 75 से जीरो हो जाएगा, बल्कि 75 से 7 लाख और मेरे हिसाब से 70 लाख तक जाएगा। तो अगर आपको ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है इंडिया की, तो आप अल्टीमेटली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बस आपको नॉर्मली पेशेंस ही दिखाना है। और अगर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाता है इसी सिचुएशन से, क्योंकि देखो यार, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, जिसमें मतलब बोला जाता है ना कि ओनली 2% लोग या फिर 5% लोग ही क्यों अल्टीमेटली अमीर होते हैं। तो देखो, अभी जब कोरोना के बाद में मार्केट बुल रन में आया था, तो उस समय जो डिमेट थे ना, वो कुछ 3 से 4 करोड़ के आसपास थे, और अब बढ़ते बढ़ते हो गए 17 करोड़। तब देखो, अल्टीमेटली क्या है कि जैसे ये करेक्शन आता है ना, तो 17 करोड़ में से बहुत सारे लोग हो जाएंगे इनएक्टिव, क्योंकि उनको लगेगा कि यार स्टॉक मार्केट ये तो मतलब कि बस पैसे नहीं कमा सकते अल्टीमेटली यहाँ से। बट देखो, जो ये करेक्शन को सहन कर जाएगा या फिर इस क्रैश को सहन कर जाएगा, वही लोग क्या करेंगे कि उनकी एस उनके जितने भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, वो ऐसे कैसे चलते रहेंगे, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से आगे आने वाले मतलब कि 10 से 15-20 साल में वो आराम से मतलब कि एक अच्छा खासा रिटायरमेंट का कॉर्पस फंड खड़े कर सकते हैं। अब अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा नहीं है, लाइक अगर हमारी भी कंट्री ऐसी रहती है कि बिल्कुल पाकिस्तान जैसी कि जहाँ पे तख्ता पलट होता रहता है, या फिर बांग्लादेश जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो तब बोला जाता है कि हाँ यार, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, चाहे हमारे देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आती है, तो दोनों गवर्नमेंट का फोकस तो ग्रोथ की साइड ही है, मतलब कि अल्टीमेटली उनको डेवलपमेंट ही करवाना है। तो अब आपका फोकस रहना चाहिए कि क्या आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बिलीव करते हो या फिर नहीं, और क्या आपको 2% या फिर 5% में आना है या फिर नहीं। बस फैसला सारा का सारा आपका है। सो अगर कंक्लूजन में मैं बात बोलूँ, तो पेशेंस ही सबसे बड़ी की है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो ऐसे जो छोटे मोटे क्रेज आते हैं ना, मतलब वो फियर और ग्रेड का जो लेसन होता है मिस्टर मार्केट का, कि एक समय आता है कि जब सब बेच रहे हैं तब अपने को खरीदना है, तो ये वही सिचुएशन है कि जब सब बेच रहे हैं ना, तब अपने को खरीदना है। अब आपको डराया जाएगा कि एफआईआई भाग रहे हैं, म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पा रहे, तो देखो, वो एक अलग कंसेप्ट है। बट इसी समय पर जो बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं ना, वो आपको कम कीमत पे मिलेंगे, और जैसे ही आप उनको अगर कम कीमत पे खरीद के लंबे समय तक बस होल्ड करके रखते हो, लाइक मेरे को पता है, जब अमेरिकन एक्सप्रेस में हल्का सा एक क्रेज आया था, क्योंकि उनके किसी एक बड़े कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया था, तो उस समय सब अमेरिकन एक्सप्रेस से भाग रहे थे, बट उस समय वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया। अब देखो,
बात यह है कि जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके जस्ट बाद में भी कंपनी 30% क्रैश हुई थी। तो अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर होता तो क्या करता, वो सीधा अपने सारे के सारे स्टॉक्स को बेच के बाहर हो जाता। बट वॉरेन बफेट ने ऐसा कुछ नहीं किया, और अल्टीमेटली अब अमेरिकन एक्सप्रेस उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा चंक रखता है, और उससे उनको अल्टीमेटली कई 100 गुना से ज़्यादा का रिटर्न मिला है। सेम उनकी स्टोरी कोका कोला के साथ में थी, सेम उनकी स्टोरी एक और किसी कंपनी के साथ में थी, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर बस पेशेंस और अगर आपके नैरेटिव पर फोकस करते हो, लाइक मान लो मेरा नैरेटिव है कि इंडिया में एयरपोर्ट बहुत सारे खुलेंगे, तो अब आपका नैरेटिव क्लियर है कि यार अभी 70-80 एयरपोर्ट है अगर मान लो देश में, और उनको करके 150 कर देंगे, तो इससे क्या होगा, मतलब कि दोगुना हुआ है, मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी दुगुना हो गया। अब यहाँ पे जो सर्विस है, यहाँ पे जो इंडिगो की एयरलाइंस वगैरह सब चलेगी, वो भी सब दुगुनी होनी पड़ेगी। तो ये बस एक नैरेटिव था कि गवर्नमेंट का फोकस है कि हमको 70 से 140 एयरपोर्ट करने हैं। तो अगर इसी नैरेटिव पर हम फोकस करें और अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी ट्रेवल और उसके सेक्टर के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म है उसमें हम अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। या फिर एक और नैरेटिव है कि इंडिया में अभी भी अधिकतर बहुत सारे घरों में एसी वगैरह नहीं लगी है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 या फिर 4% हाउस होल्डर के घर में ही एसी है। तो वहीं अगर हम इसी नैरेटिव पर खेलते हैं और ऐसी स्टॉक्स या फिर जो भी इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो हमको पता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले 10 से 15 साल में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, जैसे अभी इनकम टैक्स में भी छूट हो गई, तो वो क्या करेंगे लोग, अब वो लोग अल्टीमेटली एक्सपेंड करेंगे। अब एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो ऐसी खरीदेंगे, मतलब नई नई लग्जरी की साइड जाएंगे, और अल्टीमेटली वहां से क्या होगा कि जो भी इन कंपनियों की शेयर्स है उनकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की शेयर प्राइस भागेगी। तो बस ये एक नॉर्मल छोटा सा नैरेटिव है, इसको हम नंबर में पिराकर अच्छा खासा गेन और रिटर्न कमा सकते हैं। और देखो इसके लिए आपको नहीं कि कोई बिल्कुल आप सीए हो, सीएफए लेवल क्लियर करनी हो, इसके लिए बस आपको नॉर्मल ऑब्जर्विंग स्किल लानी है और कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस, अगर इस प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट 12 से 15, 20%, 25%, 50% भी क्रैश होता है, तो उस समय मतलब बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट मत करो, बल्कि जो आपकी बाल्टी है ना वो लेके बाहर निकलो, ताकि अल्टीमेटली जब आप रिटर्न भी कमाओगे ना तो बहुत लंबा रिटर्न कमाओगे। क्योंकि देखो कहा जाता है, अगर मान लो आपकी बेस कैपिटल है 1 लाख रुपए, उस पर मान लो आपने 100% भी रिटर्न कमा लिया, तो कितना कमाया, 1 लाख रुपए। वही मान लो आपकी बेस कैपिटल है 1 करोड़ रुपए, और अगर उस पर आपने मान लो 10% भी कमाया, तो क्या होता है, 10 लाख रुपए। तो आई होप आप फर्क समझ गए होंगे कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसका कैसे फायदा उठाना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। सो गाइस, बाय बाय।